Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We Good are fine, morning, ma'am. ma'am. We are fine, ma'am. Good What morning, about ma'am. We are fine. Well, what about you? I'm also fine, and you are most welcome in this class. And you are most welcome in 2001, in the first day of 2021. तो आज हमारे साल का सबसे पहला दिन है। तो चलिए अब इस क्लास में आज इस साल की सबसे पहली क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। तो चलिए आज हम सभी को जो टॉपिक पढ़ना है आप सभी ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर हमें कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी ने जो टॉपिक छोड़ा था अपना अबाउट सुनामी, तो आज हमें सुनामी वाला टॉपिक पढ़ना है। ओके, तो लास्ट क्लास Yes, में ma'am. किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. या कोई क्वेश्चन? No, No. ma'am. No, ma'am. ओके, चलिए तो फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जब लास्ट चैप्टर में अबाउट एयर पढ़ा था तो हम सभी ने एक वहां पर भी एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था, साइक्लोन, एंड उससे भी बहुत सारा नुकसान हुआ था हमारे इंडिया में। अब ये जो दूसरा नेचुरल डिजास्टर है हमारे पास, दूसरी प्राकृतिक महामारी, प्राकृतिक आपदा आई है, ये है सुनामी। अब ये भी हमारे इंडिया में इसने भी हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट को डैमेज किया था, बहुत सारे पार्ट को इससे नुकसान हुआ था। तो हमें आज के टॉपिक में फिलहाल सबसे पहले इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए तो दिस टॉपिक इज अबाउट सुनामी, द अर्थ्स पैंडेमोनियम। और मैंने आपको पैंडेमोनियम बताया था, ये होता है तांडव। और फिलहाल तांडव यहाँ पर भोले शंकर वाला नहीं है, यहाँ पर होता है अर्थ का तांडव। तो हमारी अर्थ कैसे तांडव मचाती है, कैसे तूफान अफरा तफरी मचा देती है, कैसे तबाही मचा देती है। तो ये हमारी अर्थ पे ये जो तांडव मचाया है, ये किसने मचाया है? सुनामी ने। चलिए तो अब सुनामी कहाँ पर आई थी और कैसे आई थी? तो बेटा सुनामी को पढ़ने के पहले आप सभी को याद होगा, हाँ, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने वर्क, जो हमारे अर्थ में होने वाले इंटीरियर चेंजेस हैं एंड आउट चेंजेस हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा था। और वहां पर हमने रिवर के बारे में भी पढ़ा था। और मैंने आपको याद होगा उसी चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था कि सुनामी एंड फ्लड दोनों में क्या डिफरेंट है। याद है आप सभी को? चलिए तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक बार यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लड एंड सुनामी। यस मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, when the tsunami occurs, it destroys most part of the Earth's surface. But when the flood occurs, it does not destroy most part of the Earth, but the livelihood of the human beings get destroyed. यस वेरी गुड मुस्कान। तो देखिए मुस्कान ने बिल्कुल करेक्ट बताया है कि जब सुनामी आती है ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा हैवी रेंज में लाइफ, प्रॉपर्टी सभी का नुकसान होता है। फिलहाल बाढ़ में, फ्लड आने के टाइम पे उतना खतरा नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लड आता है उसमें पानी का लेवल थोड़ा राइज अप होता है, थोड़ा सा ऊंचा जाता है, और उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। और दूसरा, फ्लड के बारे में हमें पहले से पता भी होता है, लेकिन सुनामी के आने का कुछ भी अता पता नहीं होता। चलिए तो अब हमें इस सुनामी के बारे में पढ़ना है, ये कहाँ से आई थी, कहाँ पर आई थी, कितना ज्यादा बर्बादी हुई इससे, सारा आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए सुनामी, जिसके बारे में हम सभी जानते ही हैं कि ये हार्बर स्लैब है, समुद्र तट पे समुद्र तट की वेव्स यानी तरंगे। मैंने आपको बताया भी था कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है, हार्बर वेव्स। जानते हैं ना आप सभी? क्योंकि जब Yes, भी ma'am. सुनामी आती है तो जो इससे हार्बर एरिया है, बंदरगाह वाला एरिया है, जहां पर आके शिप रुकते हैं, जहां से हम सभी शिप पे बैठते हैं, या फिर जहां से सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो जो एरिया है वो सबसे पहले डैमेज हो जाता है। एंड इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, हार्बर वेव्स, यानी कि किसी भी समुद्र तट को सबसे पहले खराब करने वाली तरंगे। चलिए तो अभी हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 दिसंबर 2004। तो अब ये जो सुनामी की जो ये तरंगे आई थी, स्ट्रक हैवक, इसने कहाँ पर स्ट्रक किया, कहाँ पर एकदम से इसने छापा मारा, कहाँ पर तबाही मचाई, कहाँ पर विनाश किया? तो ये उठा था इंडियन ओशियन में, भारतीय महासागर में। तो आप सभी जानते होंगे देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ओशियन। यस 4 या 5, कितने टाइप्स हैं ओशियन, कितने टाइप्स के हैं, याद है आप सभी को?
यस अभिषेक, नाउ यू टेल, कौन कौन से ओशियन है? फर्स्ट इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक। अभिषेक बेटा आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। मैम पैसिफिक ओशियन, यस इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। यस, तो देखिए टोटल जो ओशियन है, यानी कि मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारी अर्थ है ना, उसमें उसके थर्ड फोर्थ पार्ट पे पानी है, यानी कि 4 अगर हिस्से कर दिए जाएं तो 3 हिस्से में तो पानी है, और उन 3 हिस्से में बहुत सारे जो ओशियन है, बहुत सारे महासागर फैले हुए हैं। तो उसमें से जो सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है? द लार्जेस्ट ओशियन इज, क्या नाम मैम है उसका? पैसिफिक ओशियन। यस, मैम पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। और आपको पता है जो अर्थक्वेक आता है और जो सुनामी आती है वो सबसे ज्यादा इसी ओशियन में आती है। जो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन। बाकी फिलहाल जो बाकी ओशियन है वहां पर अर्थक्वेक, सुनामी, सभी चीजें कम आती है। लेकिन उसमें एक अच्छी क्वालिटी ये भी है कि ये लोगों को वार्न अप कर देता है आने के पहले। ये पता लग जाता है कि पैसिफिक ओशियन में सुनामी आने वाली है, या फिर लहरों की हलचल कुछ इस टाइप की होती है, उसमें रहने वाले एनिमल्स कुछ इस टाइप की मूवमेंट शो करते हैं लोगों को, जिससे ये पता लग जाता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई नेचुरल डिजास्टर जरूर होने वाला है। चलिए, तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि अभी हमें ये बताया है कि ये जो विनाशकारी लहरें थी, ये पैसिफिक ओशियन से नहीं स्टार्ट हुई थी, इंडियन ओशियन से स्टार्ट हुई थी, यानी कि हिंद महासागर। चलिए, तो अब ये जो लहरें थी जो कि इंडियन ओशियन से स्टार्ट हुई थी, तो यानी कि इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला एरिया भी कौन सा है? इंडिया। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ये लहरें कब स्टार्ट हुई थी? 26 दिसंबर 2004 को। And the wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. तो अब ये सुनामी क्यों आई थी? ड्यू टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हुआ था, एंड ये अर्थक्वेक, ये भूकंप कहाँ पर आया था? हमारे इंडियन ओशियन के नीचे। चलिए, तो इसका जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर मैंने आपको बताया था, एपी सेंटर किसे कहते हैं हम लोग? याद है आप सभी को? earthquake start to यस यस, वेरी गुड अभिषेक। vibrate. तो एपिसेंटर क्या है? वो केंद्र बिंदु जहां से किसी भी अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। तो यानी कि अगर अर्थक्वेक यहाँ से Yes. स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज द एपिसेंटर। चलिए, तो अब ये जो एपिसेंटर है ये कहाँ पर था इसका? क्लोज टू द सुमात्रा। तो सुमात्रा जो कि एक छोटा सा आइसलैंड है, एक द्वीप है, वहीं से इस भूकंप की, इस अर्थक्वेक की स्टार्टिंग हुई थी। एंड इसका जो मैग्नीट्यूड था, हाँ, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कितने इंटेंसिटी में जब अर्थक्वेक आता है, जब वो बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। याद है ना आप सभी को? मैम 7। यस, 7 से ऊपर जैसे ही जाता है यानी कि वो बहुत ज्यादा भयानक तबाही मचा देगा। तो यस अब मैम। देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड था, इसका जो त्वरण है, कितनी मात्रा में इसकी इंटेंसिटी थी? ये अर्थक्वेक आया था 9.0, यानी कि हमारी रिक्टर स्केल पे ये मेजरमेंट कहाँ तक पहुंच गया था? 9.0। तो बहुत ही 9.0। भयानक भूकंप आया था इस टाइम पे। एंड ये आया था हमारे इंडियन ओशियन के सरफेस पे, यानी कि इसके नीचे। तो अब देखिए इसके आने से क्या हुआ? एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। अब ये भूकंप इतनी ज्यादा इफेक्टिव था कि हमारी जो इंडियन प्लेट है, हमारे भारत की एक जो प्लेट थी, यानी कि अर्थ क्रस्ट, वो दूसरी क्रस्ट के नीचे चली गई। यानी कि भूकंप आने से पार्ट इतना हिल गया कि इधर वाला पार्ट ऊपर चढ़ गया और जो इधर वाला पार्ट था वो नीचे आ गया। और ऐसा हुआ था फिलहाल ओशियन के नीचे, समुद्र के नीचे। हम लोग उसे देख नहीं सकते क्योंकि ऐसा फिलहाल कहाँ हो रहा है? इंडियन ओशियन के नीचे। तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। और ये अचानक से हुआ था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था वॉल्केनो के बारे में, सॉरी अर्थक्वेक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि आने वाला है। और फिलहाल पैसिफिक ओशियन ऐसा है जो 2 या 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले वार्न अप कर देता है लोगों को, लेकिन बाकी ओशियन में इस टाइप की भी फैसिलिटी नहीं है। चलिए, तो अब देखिए क्या हुआ था यहाँ पर। जो हमारे इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, और ये सब कुछ अचानक से हो गया था हमारे ओशियन फ्लोर के नीचे। द ओशियन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर। और आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? जो हमारा इंडियन ओशियन फ्लोर है, यानी कि समुद्र के नीचे की सतह, वो 10 से
10 से 20 किलोमीटर तक दूर दूर हो गई थी, यानी कि थोड़ी दूर नहीं खिसकी थी ये, 10 से 20 मीटर तक खिसक गई थी, इतनी दूर तक। और ये चली गई थी डाउनवर्डली डायरेक्शन, पीछे की तरफ चली गई थी। तो यानी कि जो इधर वाली ये जो प्लेट थी, ये नीचे खिसक करके चली गई इधर की तरफ, और जो यहाँ वाली yes, प्लेट थी वो ऊपर चली गई। तो इसीलिए अब देखिए, इसी वजह से सुनामी भी आई है। तो अब जहां से ये प्लेट खिसक के नीचे जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो पानी है, तो वो जमीन खिसकने के बाद इधर ही जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ भी। A huge mass of ocean water flowed into the gap that was being created by displacement. तो जो ये 10 to 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जितनी दूर हमारी ओशन फ्लोर खिसक गई थी, हमारी अर्थ क्रस्ट एक दूसरे से दूर चली गई थी, तो उस गैप को फिल करने के लिए ये जो पानी है वो उसी जगह में जाने लगा ऊंचाई के साथ। तो यानी कि जैसे ही प्लेट नीचे खिसकी, अचानक से तो खिसकी नहीं, अचानक सॉरी धीरे धीरे तो ऐसा हुआ नहीं है, अचानक से ही खिसक गई। और फिर क्या हुआ, जो यहाँ का पानी था वो आ जाता है इधर। अब देखिए अब क्या हुआ है फिर, अब ये पानी कितनी स्पीड में आया था और कितनी ऊंचाई से आया था, ये भी हमें अब आगे बढ़ना है। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को भरने के लिए, जो पानी था हमारा ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर, बहुत बड़ी मात्रा में महासागर का पानी उसी तरफ बहने लगा। देखिए अब क्या होता है फिर, दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये जो वाटर है, ये जो पानी है, वो किस तरफ बहा था, कोस्ट लाइन यानी कि तटीय रेखा की तरफ। तो जहां पर भी इस ओशन का तट है, किनारा है, उस तरफ ही पानी जाने लगा। एंड किस तरफ गया था ये, द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के साउथ पार्ट में, दक्षिण तरफ। एंड आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट ब्लो द बर्मा प्लेट, तो जैसे ही हमारी इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे गई थी, ये पानी जो है वो स्पीड के साथ उस एरिया में आने लगा, उस गैप को फिल करने के लिए। एंड द वाटर मास रस्ट बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन, और ये जो पानी था, बहुत ज्यादा पानी, ये स्पीडली कोस्ट लाइन की तरफ, किनारों की तरफ आ जा रहा था। क्योंकि जैसे ये पानी आता है, तो पानी तो ऑब्वियस सी बात है, जहां तक जा पाएगा वहां तक जाकर के रुकेगा। तो ये आराम, ये कहाँ की तरफ जाने लगा, कोस्ट लाइन की तरफ। सुनामी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर। अब इस पानी की स्पीड देखिए, कितनी स्पीड से पानी आया है, 800 किलोमीटर एक घंटे में। तो 800 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। एंड कंप्लीट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे। और आपको पता है, ये पानी जब स्पीड से आ रहा था, तो लोगों ने इसका कंपेयर किसके साथ किया है, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के साथ। यानी कि जो एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, जिनके थ्रू सामान भेजा जाता है दूसरे एरिया में, और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि यही वाला एयरक्राफ्ट सबसे स्पीड में चलता है। तो इस सुनामी की जो वेव्स आ रही थी, जो पानी आ रहा था, उसकी स्पीड का कंपेयर इसी के साथ किया है, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के साथ। तो देखिए अब आपको बताया है कि इस सुनामी के थ्रू जो पानी आया था 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी स्पीड बिल्कुल किसकी तरह लग रही थी, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की तरह। और फिर क्या हुआ, इससे जो पूरा एरिया था कंप्लीटली वॉश्ड अवे, पूरे एरिया को बहा करके ले गया। तो दैट मीन्स कि जहां पर भी लहरें आई, उस एरिया से वहां आके पानी गिरा स्पीड के साथ, और उसे बहा करके अपने साथ ले गया। तो अब देखिए, अब इसका नुकसान कौन कौन से एरिया को हुआ है, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इससे अफेक्टेड हुए। तो सम ऑफ द आइसलैंड इन द इंडियन ओशन, हमारे इंडियन ओशन के बहुत सारे आइसलैंड, बहुत सारे द्वीप हैं जो इससे अफेक्टेड हुए थे। एंड द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, द मार्क द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो हमारे अंडमान एंड निकोबार, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंडिया से अटैच ये आइसलैंड है, आप लोगों ने देखा भी है मैप में। तो ये जो आइसलैंड है, इसमें एक जगह थी इंदिरा पॉइंट, जो कंप्लीटली डूब गई और आज तक नहीं निकली है वो। तो ये पूरी तरह पानी में सबमर्ज हो गई, डूब गई पानी के अंदर। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave's length decreases with decreasing depth of water. अब ये देखिए, जो ये तरंगे हैं, सबसे पहले एपिसेंटर से जहां से शुरुआत हुई, वहां से तो बहुत स्पीड से चली है, लेकिन क्या होता है, आगे जाते जाते इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होने लगती है। एंड उसके बाद देखिए कहाँ पर पहुंची है, ये श्रीलंका तक भी पहुंची है ये वेव्स। इनकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, इनकी डेप्थ भी, ऊंचाई भी कम होती जाती है। एंड द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700
900 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इनकी स्पीड जो कि स्टार्टिंग में 800 तक पहुंच गई थी, हमें बताया 800 थी, यानी कि 700 से 900 के बीच में। फिलहाल इन चीजों की जो हमें ऊंचाइयां बताई जाती हैं या स्पीड बताई जाती है वो अप्रोक्स में ही लिया जा सकता है, क्योंकि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो किसी के माइंड में ये नहीं रहेगा कि चलिए हम इसे नापें, इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो फिलहाल जो भी हमें दिया जाता है ना मेजरमेंट, ये अप्रोक्स में होता है। तो अब देखिए हमें बताया है कि ये जो स्पीड स्टार्टिंग में जो रही होंगी 700 से 900 के बीच में, अब श्रीलंका तक आते आते इनकी स्पीड कितनी हो गई है, 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई अब। तो क्या इनका, अब देखिए नुकसान पहुंचाने से पहले, यानी कि जब महासागर में थी ना ये, तब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। फिलहाल जब इन्होंने विनाश किया है, जब बर्बादी की है, तब इनकी स्पीड कम हो गई है। इनकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो सुनामी वेव्स ट्रेवल अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। अब जब ये किनारे पर आकर गिरी है तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, 3 किलोमीटर, यानी कि तब भी बहुत ऊंची है। तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ये गिरी है, जिस एरिया को इसने वॉशअप किया है, जहां के एरिया को बहा दिया है पूरी तरीके से, वहां पर ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरी थी। And from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. तो अब देखिए यहाँ पर, जहां पर ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरी है, तो जितने भी कोस्टल एरिया थे वहां पर 10,000 लोग लगभग मारे गए हैं, एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेस, और लाखों घर भी खराब हो गए, बर्बाद हो गए। एंड इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमारे इंडिया के देखिए इतने सारे स्टेट हैं जो इससे अफेक्टेड रहे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन सारे एरिया में सुनामी से खतरा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए तो अभी अब ये देखते हैं, अब बताया ऐसा जाता है कि पैसिफिक ओशियन में जो अगर सुनामी आने वाली होती है उसका पता पहले से लोगों को चल जाता है, लेकिन बाकी ओशियन में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि सुनामी आने वाली है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे अंदर यहाँ पर इग्नोर कर दिया था। यानी कि ये जब हमारे इंडियन ओशियन में ये अर्थक्वेक आने वाला था, यहाँ पर भी लोगों को पहले से कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे संकेत मिल चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, और उसी की वजह से उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। चलिए तो अभी देखते हैं कि क्या, किस तरीके से इन्होंने इग्नोर किया है, देखते हैं अभी आगे। तो हमें ये तो पता है कि अर्थक्वेक की प्रेडिक्टेड, उसको इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती एडवांस में। इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। अब सुनामी आने के बारे में जो नोटिस मिलता है वो 3 या 4 घंटे पहले मिल सकता है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन। अभी मैंने आपको ये बताया ही था फिलहाल कि पैसिफिक ओशियन में ये क्वालिटी है कि वहां पर बहुत सारी ऐसी लहरें उठती हैं, और हाँ, कुछ इस तरीके से हवाएं भी चलती हैं वहां पर, जिससे ये संकेत मिल जाता है कि कुछ टाइम बाद सुनामी आने वाली है। लेकिन बाकी ओशन में ऐसा नहीं है, बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। देखिए आपको बताया इंडियन ओशियन में ऐसा नहीं है। सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशियन। अब हमारे इंडियन ओशियन में सुनामी आती भी नहीं है, बहुत रेयरली आती है, कभी कभी। फिलहाल जैसे अब 2004 में 26 दिसंबर 2004 को आ गई थी अचानक से, तो फिलहाल यहाँ पर आती नहीं है ज्यादा, पैसिफिक ओशियन में ही आती है ज्यादा, बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में नहीं आती है, ये इंडियन ओशियन में रेयर होती है, एज द सेस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द पैसिफिक। तो अगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए सेस्मिक एक्टिविटी का, तो ये जो हलचल है ये पैसिफिक ओशियन में ज्यादा होती है, इंडियन ओशियन में कम होती है। और यही कारण है कि पैसिफिक ओशियन में अर्थक्वेक भी ज्यादा आता है, सुनामी भी ज्यादा आती है, इंडियन ओशियन में कम आती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये हमें फिलहाल उसी की पिक्चर दिया है जो तमिलनाडु में सुनामी आने के बाद जो खतरा हुआ है। ये इतने सारे एरिया वॉशअप हो गए हैं, देखिए डूब गए हैं, घर भी सारे उखड़ के गिर गए हैं। तो ये लहरों की ऊंचाई ही इतनी ज्यादा थी। चलिए तो आगे देखते हैं। तो the tsunami that ravaged the south and southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. तो अगर पिछले कुछ 100 years की अगर हम बात करें, तो पिछले कई
100 सालों से ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि 2004 में हुआ है। तो इससे पहले कहीं भी इतनी भयंकर सुनामी नहीं आई थी, लेकिन ये सुनामी आ गई है 2004 में, और ये बहुत ही डिवास्टेटिंग थी, यानी कि विनाशकारी थी। तो डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, जो जिसमें बहुत सारी बर्बादी होती है। तो इससे पिछले कई सालों में अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 2004 में ये सुनामी आई। द लास्ट डैमेज काउज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। एंड देखिए अब इसका रिजल्ट बताया है हमें, वाज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। और इसका जो रिजल्ट था ये क्यों आई थी? लैक ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ लोग थे जिनके प्रशिक्षण में कमी रह गई थी। एंड देखिए, तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमॉन्ग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशियन। अब देखिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, इनको पहले से कुछ चेतावनी मिल चुकी थी, एंड इनकी जो नॉलेज थी अमॉन्ग द कोस्ट ड्वेलर यानी कि जो तटीय निवासी हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, तो इंडियन ओशियन के आसपास जो रहते थे, इनमें लैक ऑफ मॉनिटरिंग थे, इनमें प्रशिक्षण की कमी रह गई, इन लोगों ने कुछ लापरवाही दिखाई थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ था ज्यादा। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट इंडिकेशन कैसे पता लगता है कि सुनामी आने वाली है? तो फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। तो इसका पहला रीजन क्या होता है? जैसे ही सुनामी आने वाली होती है तो किनारों से पानी जाता है बीच की तरफ, यानी कि इस किनारे से पानी पीछे की तरफ हटने लगता है, और बीच में लहरें थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे उठती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सुनामी आने वाली है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद सुनामी आई भी है। तो यहाँ पर भी इस टाइप का हुआ था, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कोस्टल एरिया से पानी पीछे की तरफ हट रहा था, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, और बीच में जाकर के ये पानी जो है ये उछाल ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि लहरें जो है बहुत ऊंचाई के साथ आ रही हैं। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, अब जब यहाँ पर इस कोस्टल एरिया पे ऐसा होने लगा, तब आपको पता है लोगों ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, ये हाई ग्राउंड पे जाने के बजाय, यानी कि ऊंचाई पे जाने के बजाय, दे स्टार्टेड एग्जाम्पलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। तो अब ये लोग ऊंचाई पे जाने की बजाय ये जो अद्भुत घटनाएं चल रही थी समुद्र के बीच में, इसे देखने के लिए जा रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, चलिए देखने के लिए चलते हैं। और ये सभी लोग किनारे आकर के खड़े हो गए, यानी कि पानी अंदर चला गया। और इन लोगों को पता भी था कि इसी इसी तरीके से सुनामी आती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इस बार सुनामी ज्यादा भयानक आ जाएगी। तो ये लोग ऊंचाई पे जाने के बजाय देखने चले गए थे, यहाँ करीब से उन लहरों को देखना चाहते थे कि कैसे वो जो हाई टाइड्स होती है, ऊंचाई वाली लहरें, वो कैसी दिखाई देती हैं पास से। और इसी को देखने के चक्कर में ये लोग फिलहाल, इनका नुकसान हो गया। तो चलिए अब आगे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। एज अ कंसिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज causality of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck। तो अब देखिए क्या हुआ है। तो अब ये लोग गए थे देखने, उस अद्भुत से सुंदर से दृश्य को देखने के लिए कि कैसे लहरें उठती हैं, कैसे गिरती हैं, देखना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, ये जो क्रम चल रहा था, जो कंसीक्वेंस था लहरों के उठने और गिर जाने का, ये जिसे वो देखने के लिए गए थे, ऑन लुकर्स दर्शक थे जो देखने गए थे, दैट ये बहुत ही एक्साइटेड थे, देखना चाहते थे कैसे लगती हैं लहरें। लेकिन क्या हुआ, ये जो भयानक सी तरंगे थी, इन्होंने स्ट्रक किया, हिट कर दिया उस पूरे एरिया को। और जो देखने गए थे वो तो सबसे पहले डूबे ही, साथ में जो बाकी आसपास के जो घर बने थे वो भी खराब हो गए। चलिए, तो आप सभी को इस सुनामी के बारे में समझ आया कि इससे कितना नुकसान हुआ था, कैसे आया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। एंड दूसरा ये भी पढ़ा है ना हम लोगों ने कि यहाँ के लोग कितने लापरवाह हो गए थे। अब हाँ, अगर हमें पता है कि सुनामी ऐसे ही आती है, लहरें पीछे की तरफ जा रही थी, सुनामी आने वाली है, तब ये लोग गए थे तमाशा देखने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि सामने से सांप निकले और हम चले कि भागे नहीं, हम जाएंगे देखने कि वो करीब से कैसा लगता है, चलिए पहले देख लेते हैं। तो ऐसा ही वहां के लोगों ने भी किया है। चलिए, तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा इस सुनामी के बारे में। Yes, ma'am.
यस मैम। तो एक बार इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि आज का आपका होमवर्क है। आज आपको क्वेश्चन मैं नहीं सेंड करूंगी, आज आपको खुद से बनाने हैं। ओके, तो ये टॉपिक पढ़ना है पूरा, ये सुनामी वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। यस चलिए, मैम। तो अभी हमारा ये लास्ट छोटा सा टॉपिक रहता है, इसे आज कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, Yes, तो ma'am. लास्ट है हमारा Yes, ओशन ma'am. करंट। तो अभी देखिए हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं। पहला क्या था हमारा? वेव्स। यस, पहली थी वेव्स, यानी कि लहरें जो उछाल के साथ आती हैं, या इन्हें तरंगे भी कहा जाता है। एंड दूसरा हमने क्या पढ़ा था? स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो ये वो लहरें हैं जो दिन में 2 बार बिल्कुल टाइम से उठती हैं और नीचे जाती हैं। तो ये पहले क्या होता है? राइज अप होता है वाटर और उसके बाद नीचे चला जाता है। तो ये दिन में 2 बार होता है। एंड ये स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड कब आती है, ये भी हम सभी ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है हमारी ओशन करंट, यानी कि समुद्री धाराएं। तो अब ये जो धाराएं हैं, यानी कि जो ये लहरें हैं जो कि गर्म हवाओं के साथ साथ बहती हैं, अब इनकी क्वालिटी क्या है, ये कैसे मूवमेंट करती हैं, कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये फिलहाल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें से वो था टाइड्स एंड दूसरा क्या था? वेव्स। तो ये हमारा जो ओशन करंट है ये लेस इंपॉर्टेंट है इन तीनों टॉपिक्स में। चलिए, तो अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनाइट डायरेक्शंस। तो ये जो ओशन करंट है, ये जो समुद्री तरंगे हैं, इनकी जो धाराएं हैं, ये एक डिफिनाइट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं। अब कैसे चलती हैं निश्चित दिशा में? द ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। अब ये गर्म भी हो सकती हैं धाराएं और ठंडी भी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर। तो अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, जो हमारे ग्लोब का सेंटर पॉइंट है, तो इक्वेटर पे जो धाराएं होती हैं वो सबसे ज्यादा हॉट होती हैं। और हम सभी जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी सन हीट है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। और फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हैं, टेम्परेचर लो होता जाता है एंड पोल्स पे पहुंच जाने के बाद बिल्कुल लो हो जाता है, एकदम फ्रीज्ड जोन। चलिए, तो अभी हमें आगे क्या बताया है कि ये जो ओशन करंट है, तो ये जो वार्म करंट है, गर्म धाराएं, ये कहाँ होती हैं? इक्वेटर पे, तो नियर द इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स। और ये जो धाराएं हैं ना, ये कहाँ जाती हैं? इक्वेटर से पोल्स की तरफ। तो यहाँ से जाएंगी इधर की तरफ, और जो इक्वेटर का ये वाला पॉइंट है, इससे कहाँ जाएंगी? नीचे की तरफ। तो एक तरफ जाएंगी ये साउथ और एक तरफ जाएंगी नॉर्थ की तरफ। तो चलिए, अब आगे क्या होता है फिर? The cold current carry water from the polar of high latitude to tropical और lower latitude। अब जो ठंडी धाराएं हैं वो पोल के पास से, पोल पे नहीं स्टार्ट होती, पोल के पास से, यानी कि पोल से ये कहाँ स्टार्ट करती हैं? इक्वेटर की तरफ आना। तो यानी कि जो हॉट करंट है, जो गर्म धाराएं हैं, वो जाती हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ। एंड जो कोल्ड करंट्स है, ठंडी धाराएं, ये कहाँ आती हैं? पोल से इक्वेटर की तरफ। तो अब देखिए, इसमें आपको केवल 2 ही चीज लर्न करने वाली है कि गर्म धाराएं कौन सी हैं और ठंडी धाराएं कौन सी, उनका नाम दिया है हमें। तो आपको इस पूरे टॉपिक में केवल वही मस्ट इंपोर्टेंट है, वो लर्न करना है। तो देखिए, अब हमें क्या बताया है, पहले आगे क्या टॉपिक दिया था? कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर ऑफ हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। तो ये जो ठंडी धाराएं हैं, ये क्या करती हैं? अपने साथ ठंडा पानी पोलर रीजन से हल्का हल्का सा पानी बहा के लाती हैं और कहाँ पहुंचा देती हैं? ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड पे। तो यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जो गर्म इलाके हैं, वो ठंडा पानी वहां तक बह करके आता है। तो अब देखिए, हमें नाम दिया है द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। अब लैब्राडोर धाराएं ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी होती हैं हमेशा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्ड करंट का नाम क्या है, ठंडी धाराओं का नाम क्या है, तो वो क्या है? लैब्राडोर। ओके,
एंड दूसरी है गल्फ स्ट्रीम, ये है वार्म करंट। तो समुद्र के ऊपर जो ये धाराएं चलती हैं, जो ठंडी धाराएं होंगी, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? लैब्राडोर। एंड जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी वो क्या होंगी? गल्फ स्ट्रीम। ओके, गल्फ स्ट्रीम। Yes, तो द ma'am. ओशन Yes, करंट ma'am. इन्फ्लुएंस, अब ये देखिए, ये जो धाराएं हैं इन्हीं के बिहाफ पे टेम्परेचर भी रेडी होता है हमारा। तो द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। जब गर्म हवाएं चलेंगी तो अपने साथ साथ आसपास का टेम्परेचर गर्म करती जाएंगी। एंड जब ठंडी धाराएं आएंगी तो वो क्या करेंगी? अपने साथ ठंडक लाएंगी और धीरे धीरे गर्म जगह का मौसम ठंडा करती जाएंगी। और इसीलिए जो यहाँ सीजन है वो पर्टिकुलर बना रहता है, हॉट नहीं होने पाता और ना ही बहुत कोल्ड होने पाता है। चलिए, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द करंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें इसके बारे में एक क्वालिटी और बताई है, वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। तो ये जो गर्म हवाएं हैं यही क्या करती हैं? वार्म टेम्परेचर को, हमारी जो अर्थ है उस पे वार्म टेम्परेचर बनाए रहती है और इनका मिक्सअप होता है कोल्ड करंट के साथ, ठंडी धाराओं के साथ, जिसकी वजह से टेम्परेचर इक्वली बैलेंस्ड रहता है। चलिए, तो अब वो एरिया जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती हैं एक दूसरे से, तो जहां पर ये देखिए यहाँ से आती हैं पोल की तरफ से ठंडी धाराएं और यहां से जाती हैं हॉट करंट, गर्म धाराएं, जहां पर ये दोनों मिलेंगी तो वो एरिया फिशिंग के लिए, एंड दूसरा एक और हमें इसके बारे में दिया था, यही बताया हमें, फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है ये एरिया। तो जहां पर भी ये कोल्ड करंट एंड हॉट करंट मिलती हैं वो एरिया फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो फिशिंग के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जहां का टेम्परेचर अच्छा होता है मछलियां भी उसी वहीं पर पानी के नीचे रहना चाहती हैं। और जहां पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं आपस में तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि यहाँ पर फिशरमैन आसानी से फिश को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एंड दूसरी एक प्रॉब्लम भी आती है यहाँ पर, जहां पर हॉट करंट एंड वार्म करंट मिलती है वहां पर एक प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम? ये एरिया बहुत ही फॉगी हो जाता है, धुंध होती है यहाँ पर बहुत ही, और इसलिए यहाँ से वोटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि आसपास का एरिया दिखाई नहीं देगा और हमें ये नहीं पता लगेगा कि सामने से कोई परेशानी भी आ सकती है, कोई दूसरा शिप है या फिर जंगल आ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। और इसलिए ये नेविगेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता तैयार करता है। ओके, बेटा आवाज जा रही है आप सभी को? originate on the equator and move toward the pole. But the बेटा अभिषेक आपकी आवाज फिर से प्रॉपर नहीं आ रही है। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. It may be hot or cold. Okay, very good. Yes, Utkarsh, now you tell. Which current is considered as hot current? Yes, Utkarsh. Yes, Prachi, now you tell, beta. Ma'am, Gulf Stream. Gulf Stream. एंड उत्कर्ष बेटा आपको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर है तो आपके माइंड में यही चल रहा हो कि क्या क्या खाएंगे हम क्लास एंड होने के बाद। अभी जितने टाइम पढ़ रहे हो ना ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ना है। चलिए तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच यस मुस्कान, नाउ यू टेल विच करंट इज कंसीडर्ड एज कोल्ड करंट? मैम लैब्राडोर। लैब्राडोर करंट। चलिए तो अब आज के लिए इतना ही। फिलहाल ये एक्टिविटी दी है जो कि बेकार की है फिलहाल। ये इसमें हमें ये बताया है कि हम कैसे देखते हैं कि करंट, कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि करंट्स कैसे मूवमेंट करती हैं। चलिए तो फिलहाल ये आपको नहीं करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम सभी को एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। एंड ये जो सारे ही क्वेश्चन है वेरी इजी,
तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। तो फिलहाल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड जो भी एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये सारा हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। आज के लिए Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, तो आपको होमवर्क क्या करना है, आपको ये पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करना है, सुनामी वाला, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं। Yes, ma'am. ओके, तो क्वेश्चन लिमिट वो आपके Yes, ऊपर है ma'am. कि आप कितने बना सकते हैं। ओके बेटा, चलिए Yes, तो ma'am. आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, यानी कि कल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। Thank you, ma'am. And same to you, ma'am. ओके, गुड बाय।